17 टाइप्स देखते हैं तो बिजनेस सेगमेंट होता है, जियोग्राफिकल सेगमेंट होता है। बिजनेस सेगमेंट बेस्ड करता है प्रोडक्ट पे और जियोग्राफिकल बेस्ड करता है एरिया पे। सेगमेंट आइडेंटिफिकेशंस तो मैनेजमेंट बेस्ड करेगा रिपोर्टिंग पैटर्न्स इन द एंटिटी। डोमिनेंट रिस्क क्या क्या हो सकता है, तो प्रोडक्ट एरिया बोथ या तो नन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी से बेसिस पे ऊपर हम लोग डिस्क्लोजर डिसाइड करेंगे। प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट से हम लोग आइडेंटिफाइड कर रहे हैं सेगमेंट को, तो हम क्या देखेंगे, तो बिजनेस सेगमेंट्स को प्राइमरी रखेंगे और जियोग्राफिकल सेगमेंट को सेकेंडरी रखेंगे। अगर एरिया के बेसिस पे कर रहे हैं तो जियोग्राफिकल को प्राइमरी रखेंगे एंड सेकेंडरी को बिजनेस रखेंगे। अगर बोथ दोनों के बेसिस पे कर रहे हैं तो बिजनेस एंड जियोग्राफी दोनों को प्राइमरी रखेंगे। नन अगर कोई है ही नहीं तो बिजनेस को प्राइमरी रखेंगे एंड जियोग्राफी को सेकेंडरी रखेंगे। आइडेंटिफिकेशंस रिपोर्टेबल सेगमेंट, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट को, तो लिमिट मेथड है, कंपैरेटिव मेथड है एंड चॉइस मेथड है। चॉइस मेथड मतलब मैनेजमेंट चाहे उसको सेगमेंट को रिपोर्ट करा सकता है। रिपोर्टेबल मतलब पहले जो उसमें रिपोर्ट किया था, अगर पहले रिपोर्ट किया था बिजनेस के अंदर तो अभी भी रिपोर्ट करेंगे बिजनेस के अंदर, ये सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है। उसके बाद आप चाहो तो जियोग्राफी के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो। लिमिट्स मेथड्स के अंदर कोई भी अगर फुलफ़िल करता है, मतलब रेवेन्यू सेगमेंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल सेगमेंट रेवेन्यू इन, तो उस सेगमेंट को हम रिपोर्ट कर देंगे। अगर सेगमेंट का रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल सेगमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस से, तो उसको हम लोग रिपोर्ट कर देंगे। अगर सेगमेंट का असेट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल सेगमेंट असेट, तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग सेगमेंट बोल देंगे। सिलेक्टेड रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 75% ऑफ द सेल्स। अगर लिमिट अटेन नहीं हो रही है तो हमको दूसरे भी सेगमेंट्स को रिपोर्ट कर देना पड़ेगा, यानी 75% से कम हो रही है तो दूसरे सेगमेंट्स को रिपोर्ट कर देना पड़ेगा। बिजनेस सेगमेंट क्या है, तो डिस्टिंग्विश है कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस जो सेपरेट जिसका सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है अदर सेगमेंट से। ये ब्रॉडली बेस्ड होता है प्रोडक्ट पे, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जांपल प्रोडक्ट सिल्क कॉटन वुल, प्रोडक्ट प्रोसेस के अंदर हैंडमेड है, सिल्क है, मशीन मेड है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के अंदर रिटेलर, होलसेलर, डायरेक्ट टू होम है। नेचर्स ऑफ द कस्टमर्स के बेसिस पे इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एंड कस्टमर्स एक्सेट्रा। जियोग्राफिकल सेगमेंट डिस्टिंग्विश कंपोनेंट है, बिजनेस से जो सेपरेट रिस्क रिवॉर्ड बताता है अदर सेगमेंट से। ये बेस्ड होता है एरिया के बेसिस पे। एरिया क्या है, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एक्सेट्रा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बेसिस पे बांट सकते हैं एरिया, एशिया, यूरोप, यूएसए एक्सेट्रा। करेंसी के बेसिस पे रुपीज़, डॉलर, पाउंड एक्सेट्रा। पॉलिटिकल बाउंड्री, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एक्सेट्रा। प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर जो प्राइमरी है उसके अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तो सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट का रिजल्ट, सेगमेंट का असेट, सेगमेंट की लायबिलिटी, सेगमेंट फिक्स असेट जो एक्वायर किए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन। सेकेंडरी के अंदर कौन से को रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट असेट्स, फिक्स असेट जो एक्वायर किए गए ड्यूरिंग द पीरियड। सेगमेंट रेवेन्यू में क्या आएगा, तो सेगमेंट की जो एक्सटर्नल सेल्स होगी उसमें अपोर्शन सेल्स को ऐड कर देंगे, इंटरनल सेगमेंट सेल्स को ऐड कर देंगे। क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेगमेंट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस सेगमेंट के उसमें अपोर्शन एक्सपेंस ऐड कर देंगे, इंटर सेगमेंट एक्सपेंस ऐड कर देंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, एडमिन एंड एचओ एक्सपेंसेस। सेगमेंट असेट्स, जो फिक्स सेगमेंट की असेट्स है एंड जो करंट असेट्स है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्लस जो एलोकेटेड है, लेकिन इंक्लूड क्या नहीं होगा, तो इनकम टैक्स असेट जो यूज़ किए फॉर एचओ पर्पस। सेगमेंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग सेगमेंट लायबिलिटीज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल प्लस बाय एलोकेटेड, इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्या, इनकम टैक्स, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज फॉर फाइनेंसिंग। सेगमेंट का रिजल्ट कैसे निकलेगा, तो सेगमेंट के रेवेन्यू में से सेगमेंट का एक्सपेंस माइनस करेंगे।
सेगमेंट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, तो पर्टिकुलर्स फिर सेगमेंट 1 2 3 और पेंडिंग जितने सेगमेंट्स होंगे जितने भी आएंगे वो सारे सेगमेंट और फिर टोटल कर देंगे। तो सेगमेंट रेवेन्यू इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअल सेगमेंट के बेसिस पे रेवेन्यू दिखाना है और टोटल में भी दिखा देना है उसका। उसमें से लेस कर देंगे हम लोग इंटर सेगमेंट सेल्स, इंटर सेगमेंट सेल डायरेक्ट टोटल में से लेस कर देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेगमेंट का रेवेन्यू आ जाएगा। सेगमेंट का रिजल्ट इंडिविजुअल बेसिस पे उसमें से प्लस माइनस अनअलोकेटेड आइटम्स जो कि वो कर देना है, वो टोटल में करना है। तो आ जाएगा प्रॉफिट या तो लॉस। सेगमेंट का असेट इंडिविजुअल बेसिस पे उसमें अनअलोकेटेड असेट्स होगा वो टोटल में दिखा देना है। सेगमेंट के फिक्स असेट जो एक्वायर किए गएंगे इंडिविजुअल बेसिस पे दिखाना है। सेगमेंट की लायबिलिटी इंडिविजुअल सेगमेंट के बेसिस पे दिखाना है, उसमें ऐड कर देंगे अनअलोकेटेड लायबिलिटी, ये टोटल में ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन भी सेगमेंट के बेसिस पे दिखाना है। नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी सेगमेंट के। चीफ अकाउंटेंट स्पोर्ट लिमिटेड हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है रिगार्डिंग इट 6 सेगमेंट्स, MNOPQR टोटल दे दिया, असेट दे दिया है, सेगमेंट की रिजल्ट दे दिया है, रेवेन्यू दे दिया सेगमेंट का। चीफ अकाउंटेंट ओपिनियन में है कि सेगमेंट MNN अलोन को रिपोर्ट किया जाएगा, क्या ये जस्टिफाइड व्यू है, डिस्कस कीजिए। 17 जो सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट या तो जियोग्राफिकल सेगमेंट को आइडेंटिफाइड करता है। रिपोर्टिंग सेगमेंट अगर जो रेवेन्यू है सेल्स से, कस्टमर एक्सटर्नल कस्टमर से एंड जो अदर ट्रांजेक्शन है, अगर वो सेगमेंट का 10% या तो मोर है टोटल रेवेन्यू का, जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल ऑल सेगमेंट्स के आ जाते हैं, या तो सेगमेंट का रिजल्ट जो है चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर वो 10% या तो मोर है, कंबाइंड रिजल्ट सारे सेगमेंट का प्रॉफिट का, कंबाइंड रिजल्ट सारे सेगमेंट का लॉस का, इनमें से तो भी हायर हो करके लेना है। अगर जो सेगमेंट असेट्स है वो 10% या तो मोर है टोटल असेट्स ऑफ द ऑल सेगमेंट का, अगर टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूट किया जाता है रिपोर्टेबल सेगमेंट का, जो कंस्टिट्यूट करता है लेस देन 75% टोटल एक्सपेंस रेवेन्यू, और प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट कितना है 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 30 मतलब 100, मतलब 200 प्लस 200 या तो 100 दोनों में से जो भी ग्रेटर है उसको हमको लेके 10% करना होगा। तो 200 ग्रेटर है तो 200 का 10% करेंगे तो कितना आएगा 20 या 20 से ज़्यादा होगा वो सेगमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो 50, 20 से ज़्यादा है तो एम रिपोर्ट होगा 190, बी रिपोर्ट होगा 10 नहीं होगा, मतलब ओ रिपोर्ट नहीं होगा, पी रिपोर्ट नहीं होगा, क्यू रिपोर्ट नहीं होगा, एंड आर जो है वो रिपोर्ट होगा। मतलब MNNR 3 सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दी असेट क्राइटेरिया। असेट के बेसिस पे देखेंगे तो असेट कितना 200 का 10% करेंगे तो 20 आएगा, 20 या 20 से ज़्यादा को रिपोर्ट कर देंगे तो 40 है M रिपोर्ट हो जाएगा, 80 है N रिपोर्ट हो जाएगा, ओ भी रिपोर्ट हो जाएगा, पी भी रिपोर्ट हो जाएगा, क्यू भी रिपोर्ट हो जाएगा। पी और क्यू के अंदर 20-20 है, लेकिन 20-20 और उससे ज़्यादा भी होगा तो भी रिपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि 20 एंड मोर देन दैट को रिपोर्ट करना है हमको, 10 रिपोर्ट नहीं होगा। तो सारे रिपोर्ट होंगे एक्सेप्ट आर। सिंस यहाँ पर सारे सेगमेंट कवर हो जा रहे हैं एक या तो एक से ज़्यादा क्राइटेरिया में, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एन ही लिखा था, इसलिए यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा क्राइटेरिया में सारे फॉल हो रहे हैं, इसलिए सभी रिपोर्ट हो जाएंगे सेगमेंट एज पर ईयर 17। तो चीफ अकाउंटेंट का जो ओपिनियन है वो रॉन्ग हो जाएगा।
कंपनी ने इंटर सेगमेंट ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है, जिसके अंदर वो चार्ज कर रही है 10% लेस देन द कास्ट। मार्केट प्राइस दे दिया 25% अबव द कास्ट। पॉलिसी अडॉप्ट किया बाय द कंपनी, क्या वो करेक्ट है? AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड करता है इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्ड, जिसको मेज़र करना होगा हमको ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्राइज एक्चुअली यूज्ड प्राइस जो उसने ट्रांसफ़र किया है। इस बेसिस पे जो प्राइस होगा इंटर सेगमेंट ट्रांसफ़र का एंड जो चेंजेस होंगे उसके अंदर, उसको हमको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जो एंटरप्राइज है उसकी ओन पॉलिसी है कि वो प्राइस कर रहा है इंटर सेगमेंट ट्रांसफ़र को, एंड इंटर सेगमेंट ट्रांसफ़र जो होगा वो बेस्ड होगा कॉस्ट पे, या तो बिलो कॉस्ट पे या तो मार्केट प्राइस पे। जिस पे भी वो बेस होगा, जो भी वो फॉलो कर रही होगी, सिर्फ हमको उसका डिस्क्लोजर दे देना है एंड अप्लाई कॉन्स्टेंटली, मतलब उसको डिस्क्लोजर दे के जो डिस्क्लोजर दिया है उसको ही कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना है। देयरफॉर गिवन केस के अंदर जो इंटर सेगमेंट ट्रांसफर है प्राइसिंग पॉलिसी इसका जो अडॉप्ट किया गया है कंपनी ने, वो करेक्ट है। तब तक करेक्ट है जब अगर कंपनी इसको फॉलो करेगी कॉन्स्टेंटली एंड इसका डिस्क्लोजर भी देगी। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। मेसल्स XYZ 3 सेगमेंट नेमली XYZ टोटल असेट दे दिए कंपनी की 10 करोड़। सेगमेंट X दे दिया है 2 करोड़, सेगमेंट Y दे दिया 3 करोड़ एंड सेगमेंट Z दे दिया 5 करोड़। डेफर्ड टैक्स का सेट दे दिया है जिसमें इंक्लूड किया गया है हर सेगमेंट के अंदर 0.5 के लिए X, 0.40 Y एंड Z के लिए 0.3 करोड़। अकाउंटेंट जो है वो कंटेन कर रहा है कि सारे सेगमेंट हैं जी, तीन सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। कमेंट करके बताइए। AS17 रिपोर्टिंग सेगमेंट असेट जो है वो इंक्लूड नहीं करती इनकम टैक्स असेट। देयरफॉर इसलिए जो रिवाइज टोटल असेट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 8.8 करोड़। कैसा है? 10 करोड़ के असेट हैं, जिसमें से जो डेफर्ड टैक्स असेट्स हैं 0.5, 0.4 एंड 0.3 उसको माइनस कर देंगे तो 8.8 करोड़ आ जाएगा। अब 8.8 करोड़ का 10% देखेंगे तो 0.88 करोड़, यानी 0.88 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा तो वही सेगमेंट हम लोग रिपोर्ट करेंगे। तो सेगमेंट एक्स होल्ड कर रहा है टोटल असेट ऑफ 1.5 करोड़। कैसा आया? 2 करोड़ में से जो उसकी इनकम टैक्स वाली असेट्स है डेफर्ड असेट उसको माइनस करेंगे 0.5 करोड़, तो 1.5 करोड़। तो क्या ये रिपोर्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 0.88 करोड़ से ज़्यादा है। वाई देखेंगे, वाई होल्ड कर रहा है 2.6 करोड़। 3 करोड़ की असेट है जिसमें से 0.4 करोड़ क्या है? तो डेफर्ड है, तो वो माइनस करेंगे 2.6 करोड़ आएगा। ये भी रिपोर्टेबल होगा, बिल्कुल 0.88 करोड़ से ज़्यादा है। जेड देखेंगे 4.7, ये भी रिपोर्ट होगा। 5 में से 0.3 करोड़ माइनस करेंगे 10। सारे सेगमेंट होल्ड कर रहे हैं मोर देन 10% ऑफ द टोटल असेट, इसलिए सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। इलस्ट्रेशन 4 देखेंगे। प्रिपेयर करना सेगमेंट रिपोर्टिंग पब्लिकेशंस के लिए डाइवर्सिफाइड लिमिटेड के लिए। जो डिटेल्स कंपनी ने दे दी है, 3 डिविजन्स है एंड एक हेड ऑफिस है। फोरगोइंग शॉप डिवीज़न दे दिया है। सेल्स टू ब्राइट बार डिवीज़न 4575। अदर डोमेस्टिक सेल्स दे दिया है, एक्सपोर्ट सेल्स दे दिया है। दूसरा डिवीज़न क्या है? तो ब्राइट बार डिवीज़न है जिसका सेल्स फिटिंग डिवीजन्स के अंदर 45 है, एक्सपोर्ट सेल्स रवंदा का 300 है। फिटिंग डिवीजन्स जो है उसके अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट सेल्स है, मालदीव्स का 270। पर्टिकुलर्स दे दिया हेड ऑफिस, फोर गोइंग शॉप डिविजन्स, ब्राइट बार डिविजन्स एंड फिटिंग डिविजन्स। प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स दे दिया है हमको। हेड ऑफिस कॉस्ट रीएलोकेशंस दे दिया है, इंटरेस्ट कॉस्ट दे दिया है, फिक्स असेट दे दिया है, नेट करंट असेट दे दिया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ दे दिया है। डाइवर्सिफाइड लिमिटेड सेगमेंटल रिपोर्ट बनाएंगे। पर्टिकुलर डिवीज़न, कितने डिवीज़न? 3 फॉर कीइंग शॉप्स, ब्राइट बार एंड फिटिंग, और एक बनाएंगे इंटर सेगमेंट एलिमिनेशंस एंड कंसोलिडेटेड टोटल बनाएंगे। तो सेगमेंट रेवेन्यू सेल्स कितना हो रहा है डोमेस्टिक के अंदर? फोर गोइंग शॉप का 90। ये कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर फोर गोइंग शॉप के अंदर डोमेस्टिक सेल्स देखेंगे, यहाँ पर दिया है 90। उसके बाद एक्सपोर्ट का सेल्स कितना होगा?
तो दिया है एक्सपोर्ट सेल्स फोर गोइंग शॉप में 6135, ब्राइट बार डिविजन्स के अंदर एक्सपोर्ट सेल्स दिया 300 एंड एक्सपोर्ट सेल्स मालती यूज वाला फिटिंग डिविजन्स के अंदर 270 है। सबको टोटल कंसोलिडेटेड टोटल्स में लिख देंगे टोटल करके, और एक्सटर्नल सेल्स का टोटल आ जाएगा हमारे पास जो 90 एंड 6135, तो 26225, 300 का 300, 270 और टोटल का कंसोलिडेटेड का भी टोटल कर देना है तो 6795 आ जाएगा। इंटर सेगमेंट सेल्स कैसे निकालेंगे, तो हमको दिया था तो सेल्स फोर गोइंग ने दिया है किसको, ब्राइट बार डिविजन्स को 4575, तो वो लिख दिया। वैसे ही ब्राइट बार ने किसको दिया है, फिटिंग डिवीजन को 45, तो वो लिख दिया। और फिर टोटल कंसोलिडेटेड टोटल्स में नहीं आएगा ये, इसका जो टोटल आएगा 4575 प्लस बाय 45, ये टोटल किस में जाएगा, तो इंटर सेगमेंट एलिमिनेशंस में जाएगा 4620 के अंदर। यहाँ पर हम लोग 4 गोइंग शॉप के अंदर 6225 प्लस 4575 4575 को ऐड करेंगे तो 10800 आ जाएगा। वैसे 300 प्लस बाय 45 को करेंगे तो 345 आ जाएगा, और फिटिंग में 270 आ जाएगा, और इंटर सेगमेंट एलिमिनेशंस 4620 आएगा। अभी टोटल रेवेन्यू देखेंगे 10,800 प्लस 345 प्लस 270, तो ये हमारा आया 11,315। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 4620 को, तो हमारे पास 345 प्लस 270 माइनस करेंगे 4620 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6795 आएगा कंसोलिडेटेड टोटल। इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन को हमेशा माइनस कर देना टोटल में से, टोटल रेवेन्यू में से, तो 10,800 प्लस 345 प्लस 270 माइनस 4620, तो आएगा 6795, और वैसे भी ऊपर से भी टोटल देखोगे तो वही आएगा 6795। सेगमेंट का रिजल्ट जो भी हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया था प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट 240, फोर गोइंग के अंदर ब्राइट बार के अंदर 30 एंड फिटिंग डिवीज़न में -12, तो ये लिख देंगे। और इसको कंसोलिडेटेड टोटल में टोटल करके लिख देंगे 240 प्लस 30 माइनस बाय 12 करेंगे 258, और इसमें से हेड ऑफिस के जो एक्सपेंस है जो हमको दिए गए हैं अलोकेटेड किए गए हैं 72 प्लस 36, तो कितना हो रहा है 144, वो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा 114। उसमें से अभी क्या माइनस करेंगे, तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस माइनस करेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना, तो 6 प्लस 8 प्लस 2, ये सब हमको डायरेक्ट टोटल में ही लिख देना है, इसमें हमको डिवीज़न के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 16, तो 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 98 आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो रिलेट कर दी है असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, फिक्स्ड प्लस नेट करंट असेट दोनों को ऐड कर देना है। तो फिक्स असेट हमारा कितना 360 180, तो उसको लिख देंगे 360 180 फोर गोइंग ब्राइट एंड फिटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, प्लस बाय नेट करंट असेट कितना है, तो 180 60 135 180 60 135 लिख देंगे। सेगमेंट का असेट का टोटल कर देंगे 480 आ जाएगा, 120 315 तीनों का आ जाएगा, और वैसे ही टोटल कंसोलिडेटेड टोटल का भी टोटल कर देना है। अनअलोकेटेड कॉर्पोरेट असेट ये कैसे आएगा, तो फिक्स प्लस करंट जो HO के अंदर पड़ा हुआ है, तो 75 प्लस बाय 72, तो कितना आएगा 147, ये डायरेक्ट टोटल में लिख देंगे। तो टोटल एसेट हमारे पास आ गए 1062। सेगमेंट की लायबिलिटी देखेंगे तो 30 15 एंड 180 दिया है हमको फोर गोइंग ब्रांड एंड फिटिंग डिवीज़न के लिए, वो लिख देंगे टोटल में, कंसोलिडेटेड टोटल में लिख देंगे 225। और अनअलोकेटेड कॉर्पोरेट लायबिलिटीज़ कितनी है, तो 57 है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में जो HO के अंदर दी गई है वो लिख देंगे, तो उसका टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 282 आएगा, 225 प्लस 57, तो टोटल लायबिलिटी 282 आएगा। अगर हम लोग रेवेन्यू सेल्स रेवेन्यू को जियोग्राफिकल मार्केट के बेसिस पे अलोकेट करें तो कैसा आएगा, तो पहले बनाएंगे एक्सटर्नल सेल्स के अंदर होम सेल्स, होम मतलब डोमेस्टिक सेल्स कितनी की है 90 की है फोर गोइंग शॉप डिविजन्स के अंदर, तो 90 लिख देंगे। अभी यहाँ पर हम लोग जियोग्राफिकल मार्केट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो मतलब एरिया के बेसिस पे हम लोग अलोकेट कर रहे हैं। तो होम सेल्स हमारी 90 हो गई। एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है, तो हमने एक्सपोर्ट सेल्स कितनी की है 6135, तो एक्सपोर्ट सेल्स लिख देंगे 6135। फिर एक्सपोर्ट सेल्स पर्टिकुलर नाम दिया गया है रवंडा,
तो उसका कितना है 300, जो ब्राइट बार डिवीजन में दिया है तो उसका अलग सेगमेंट बनाएंगे तो 300, और मालदीव्स के अंदर हमने फिटिंग डिवीजन्स में से किया है तो 270, तो उसका अलग सेगमेंट बनाएंगे, और कंसोलिडेटेड लिख देंगे 90 + 6135 + 300 + 270, तो 6795 आ जाएगा, ये 6795 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। मैक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूस कर रही है बैटरी स्कूटर्स के लिए, कार ट्रक के लिए एंड स्पेशलाइज्ड बैटरीज, इन्वर्टर्स एंड यूपीएस। कितने सेगमेंट्स होंगे हमको बताना है, और क्यों होंगे वो भी बताना है। इन केस माइक्रोटेक लिमिटेड बेसिक प्रोडक्ट क्या है उसकी बैटरीज है, बट रिस्क एंड रिटर्न्स जो बैटरीज का होता है फॉर ऑटोमोबाइल्स लाइक स्कूटर, कार्स, ट्रक्स, एंड जो बैटरीज है एंड इन्वर्टर्स एंड यूपीएस है जो अफेक्ट कर रहा है डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स को। इस केस के अंदर जो ऑटोमोबाइल्स बैटरीज है उसका रिस्क एंड रिटर्न जो है अफेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी से, रोड की कंडीशन से, क्वालिटी एंड ऑफ द ऑटोमोबाइल से, एक्सेट्रा से। लेकिन जो बैटरीज है इन्वर्टर्स एंड यूपीएस का, उसका रिस्क और रिटर्न अफेक्ट किया जाता है पावर कंडीशन से, जो कि पावर कंडीशन से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, एक्सेट्रा से। देयरफॉर इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि माइक्रोटेक लिमिटेड के दो बिजनेस सेगमेंट होंगे, एक ऑटोमोबाइल्स बैटरीज का और एक बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स एंड यूपीएस का। क्वेश्चन नंबर 14, ये ईपीएस का सम है जो रह गया था, हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। 1 अप्रैल 2021 को कंपनी के पास 6 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज़ ईच के, 5 पेड अप है और सारे शेयर होल्डर ने 5 पे किए हैं। 1 सितंबर 2021 को 5 रुपये कॉल अप किए गए हैं, लेकिन सारे शेयर होल्डर के पास, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 60,000 इक्विटी शेयर्स पर 5 रुपये पेड नहीं किए हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 जो मार्च का है वो दे दिया है 1,96,000। कंसिडर करना है डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, जो कितना है 3,40,000 आफ्टर कंसिडरिंग है, मतलब ये कंसिडर करने के बाद है। तो अभी हमको इसको 21,96,000 में से लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इक्विटी अर्निंग्स ही है 21,96,000। हमको बोला गया है कि कंप्यूट कीजिए बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के हिसाब से, अर्निंग पर सेल्स के हिसाब से। तो बेसिक अर्निंग पर सेल्स कितना आएगा, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर्स होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द ईयर। तो 21,96,000 का नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल तो हमको दिया गया है इक्विटी शेयर्स होल्डर का, उसको डिवाइड किससे करेंगे 457,500 शेयर से। ये कैसा आया, तो 1/4/2021 को 6 लाख हमारे पास शेयर थे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/10, क्योंकि उसके अंदर कितने थे 5 रुपये ही पेड अप थे। और इसके अंदर क्या होता है जो हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर हमको पेड वाली लेनी होती है, तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/10 करेंगे। और ये कितने साल के लिए थे, ये पूरे 12 महीने के लिए थे, तो मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, क्योंकि 1/4 को ये आउटस्टैंडिंग थे। तो ये आ जाएगा 3 लाख शेयर्स आ जाएंगे। और 1/9/2021 को जो 6 लाख थे, 6 लाख में से 60,000 ने हमको पे नहीं किया है 5 रुपये, तो 6 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो 5,40,000। ये भी इन्होंने कितना पे किए, 5 पे किए 10 में से, तो 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये कितने मंथ के लिए है, तो 9 से स्टार्ट करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 1, 2 एंड 3, मतलब कितने में 7 मंथ हुए। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, मतलब कितने हुए 7 मंथ हुए। तो मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 157,500 आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 457,500 आ जाएगा। 21,96,000 को 457,500 से डिवाइड करेंगे तो ₹4.80 पर शेयर आ जाएगा ईपीएस बेसिक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द ईयर 21-22 दे दिया है। ये ES4 का क्वेश्चन है, जो रह गया था वो भी करा देते हैं। जो अप्रूव किया गया था बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 15 जुलाई 2022 को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। केस फाइल कर दिया गया है कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में, जो फाइल किया गया है पार्टी के द्वारा ऑन 20 अप्रैल 2022 को। क्लेम किया जा रहा है डैमेज 25 लाख का। हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि जो इवेंट्स जो हैं वो
कंटिजेंसी ट्रीट की जाएगी, एग्जिस्टिंग इवेंट है या नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है जो अकर्ड हो रहे हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो ये क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हो गया, क्योंकि सूट फाइल कब किया गया था, सूट फाइल किया गया था वो कंटिजेंट लायबिलिटी है, एंड वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही बैलेंस शीट डेट पे। जब शूट फाइल किया गया था, शूट फाइल कब किया गया था, 20 अप्रैल को, जो कि आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है। एज़ पर AS4 कंटिजेंसीज जो है वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है कंडीशंस या तो सिचुएशन जो बैलेंस शीट डेट पे हो, जिसकी इफ़ेक्ट डिटरमाइन की जाए फ्यूचर इवेंट के लिए, मे या तो मे नॉट अकर्ड, जो हो सकती है या नहीं हो सकती, हैंस इसलिए इसकी कोई इफ़ेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं है, इसलिए ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। सेकंड देखते टर्म्स कंडीशंस एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस अनदर कंपनी, जो डिसाइड किया गया है मार्च 2022 को। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज किए जा रहे हैं अप्रैल 2022 को, एंड जो अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है वो कितनी है, 50 लाख रुपए है। तो एग्जिस्टिंग इवेंट हुआ ये क्योंकि गिवन केस के अंदर जो टर्म्स कंडीशंस एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस की है वो फाइनलाइज्ड हो चुकी है बिफोर द बैलेंस शीट डेट, एंड वो कैरिड आउट भी हो चुकी है बिफोर द क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन जो ट्रांजैक्शन फॉर द पेमेंट है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का वो इफेक्ट हो रहा है अप्रैल 2022 में। हेंस जो नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द असेट लायबिलिटीज़ है एक्विजिशंस ऑफ द बिजनेस की, वो ज़रूरी हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फाइनलाइज्ड हो रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 को। मतलब हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा 31 मार्च 2022 को। थेफ्ट मतलब चोरी हो गई है कैश की 5 लाख रुपए, कैशियर ने की है 31 मार्च 2022 को। डिटेक्ट कब की गई है, 16 जुलाई 2022 को। तो ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। क्यों? ओनली दोज इवेंट, ऐसे इवेंट्स जो अकर्ड होते हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, एंड जो डेट होती है जब फाइनलाइज्ड होता है, अप्रूव किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो इंडिकेट करते हैं कि एडजस्टमेंट है असेट लायबिलिटीज़ में बैलेंस शीट डेट पे, जो रिक्वायर्ड करेगा डिस्क्लोजर। गिवन केस के अंदर जो थेफ्ट मतलब थेफ्ट की जो थेफ्ट ने जो कैश चोरी किया गया है, मतलब चोरी जो हुई है कैश की, वो डिटेक्ट कब की गई, 16 जुलाई 2022 को। वो कब है, आफ्टर द अप्रूवल, क्योंकि अप्रूवल हमारा कब लग गया था, अप्रूवल लग गया था 15 जुलाई 2022 को, एक दिन बाद पता चला है। इसलिए ये क्या है, कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हो जाता है।